लोकतंत्र में मानवीय मूल्यों का सम्मान होता है क्योंकि ये लोगों के लिए लोगों का शासन है। युवा भारत की नई तस्वीर गढ़ने का मौका है 2024 का लोकसभा चुनाव। नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम चुनाव के गलियारों से में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के गलियारों से के आज के सफर में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो एक युवा नेता है, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? हालांकि आपके पिताजी जो है वो राजनीति से जुड़े थे, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई आपके? बहुत लंबा, मैं नहीं समझ सकता हूँ कितना लंबा टेन्योर हुआ है, बट कहानी बनती रहती है और काम चलता रहता है। मैं समझता हूँ जब मैं छोटा था तो मैं जब पिताजी घर आते थे तो उनकी मालाएं होती थी, तो उन मालाओं को मैं जब उनकी गाड़ी से उतरता था तो मैं खुद पहनता था और मैं पूरे गांव के जो बच्चे मेरे दोस्त थे उनको मैं अपने पीछे भगाता था। तो इस तरह की शुरुआत मैं समझता हूँ हमारे घर में ये माहौल रहा है। और जो हमें काम करना था वो जब सही मायने में मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो जब 99 का इलेक्शन कर्नल धनीराम शांडिल लड़ रहे थे तो मैं पिताजी के साथ उनका ड्राइवर के तहत था, तो पहली बार मुझे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने का मौका मिला था। सो मैं समझता हूँ उस पर 99 में शुरुआत हुई और 2003 में मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस टाइम युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष होते थे, तो मैं सेक्रेटरी बनाया गया और फिर उसके बाद शुरुआत होगी पॉलिटिकल पोजीशन के बाद यूथ कांग्रेस में काम करते करते मुख्य धारा में भी आ गए और चुनाव भी लड़ लिया। तो ये शुरुआत ही है। तो आपने कहा आपके पिताजी जो थे वो 6 बार लगातार सांसद रहे, तो उनका जो वर्चस्व था आज भी लोग उन्हें जो है याद करते हैं और बहुत ही खुश मन से याद करते हैं। उनके जो समय, उनका जो कार्यकाल रहा, लोग जो है बड़ी पॉजिटिविटी से उनका नाम लेते हैं। तो उनका वर्चस्व आपके राजनीतिक करियर में कहीं आपको लगा कि उसका सपोर्ट रहा? मैं अभी तक 3 चुनाव लड़ा हूँ और 2 में हारा हूँ, 1 में जीता हूँ। पॉलिटिक्स में खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को स्थापित करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उन्होंने हमेशा इसके बारे में ज़िक्र भी किया था। अनफॉर्चुनेटली जब मैं पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ 2006 के बाद ही, जब उनका देहांत हो गया था। तो मेरा मानना है कि जो पॉलिटिक्स में खुद को इस्टेब्लिश करना होता है उसमें एक सेल्फ जो आपका जो काम करने का तरीका है उसको अपनाना पड़ता है और पिताजी का आशीर्वाद और पिताजी के पद चिन्ह हमें याद करते हुए काम करना है। ये हमेशा जहन में तो रहता ही है, पर आखिरकार पॉलिटिक्स में खुद काम करना पड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संघर्ष की जो कहानी है वो सबकी अपनी अपनी रहती है। तो आपके संघर्ष की कैसी कहानी थी? आप जैसे भी हम बात कर ही रहे थे, मैं जब चुनाव नहीं लड़ा था और मैं शुरू में सेक्रेटरी बना था, तो हमारे यहाँ पे शहीद सिकंदर एक हमारा लड़का था जो शहीद हुए थे कारगिल में। तो उनका हम एक इवेंट जो है उसको हम हर साल उनके जो देहांत के ऊपर पूरे इलाके को बुलाते थे, तो उसका इंचार्ज मुझे पिताजी ने बनाया हुआ था। तो हम उसमें जा रहे थे और मैं उसी समय यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी बना था, तो मुझे भी चिट्ठी आई कि आपने आना है और सिंघी राम जी इस फंक्शन को उसमें चीफ गेस्ट थे। तो जब मैं जा रहा था तो मैं अपने पिताजी से पूछ लिया कि पापा मैं स्पीच देनी है, क्या बोलूं? तो कुछ देर तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला मेरी गाड़ी से उतरो। और ये उनका तरीका था कि, और जब उतारा मुझे अपनी गाड़ी से तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने नहीं सिखाया है, स्पून फीडिंग नहीं की है। और मुझे गाड़ी से उतार दिया और जब उतारा तो मैं ये सोचूं कि मैं घर जाऊं या जो मेरी बेइज्जती हुई उसको घूट के फंक्शन में जाऊं। मैं चल पड़ा फंक्शन की तरफ और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि नहीं, इन पॉलिटिक्स ईगो हैज़ टू बी लेफ्ट एट होम। हाँ ये समझ लो आप। बेसिकली आपको वो ये सिखाना चाह रहे थे कि अपनी जो ईगो है, मेरा लड़का उस ईगो को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। तो ये एक टेस्ट था और आई थिंक जैसे मैं पहुंचा
मैंने पहला स्पीच अपनी लाइफ का वहाँ पे दिया। और मैं समझता हूँ कि जब पिता साथ में होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। और अनफॉर्चुनेटली अगले दिन ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो ये मेरी एंट्री का एक शुरुआत हुई थी उस समय। और उसके बाद संघर्ष चला और यूथ कांग्रेस में हमने काम किया, राष्ट्रीय स्तर पे काम किया और बहुत चीज़ें सीखी। और फिर पार्टी ने मुझे 2012 में चुनाव लड़ने का मौका दिया और 24 वोट से चुनाव हारा। एक कद्दावर नेता के बेटे से ये पूछना कि राजनीति में उनके कौन आइडियल है? पिताजी डेफिनेटली मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और राजीव जी को भी मैं बहुत लाइक करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस की तरफ ही बात करेंगे, वाजपेयी जी को भी बहुत लाइक करता हूँ। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो नेशन बिल्डिंग की थॉट प्रोसेस रही है। इंदिरा जी को बहुत एडमायर करता हूँ। तो एनीवन हु हैज़ समथिंग गुड टू गिव वी शुड बी ओपन। और मैं समझता हूँ उसको इम्बाइब करना अपने जीवन में वो इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से आप इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लोगों की जो आपके ऊपर अपेक्षा है वो किस तरह से आप सामने वाले से सीख सकते हैं। अगर आपको नई जानकारी है तो दूसरा क्या गलती कर रहा है उससे भी सीख सकते हैं। तो मैं ओपन हूँ एंड ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन अपने फादर से ही लेता हूँ। सीखने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। मतलब मेरी मदर भी मुझे गाइड कर सकते हैं। कई बार उन्होंने कई चीज़ें देखी हैं जो वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। तो इस तरह भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन जी ही आपको कुछ सिखाएं। हाँ, ये सभी लोग सिखाते हैं और एक बच्चा भी सिखा सकता है। तो आई ऑलवेज लाइक टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीबॉडी आई कैन टेक। युवा कांग्रेस से आपने शुरुआत की, तो ऐसा कोई किस्सा उस समय का जो आपको, क्योंकि 18 साल आपको राजनीति में हो गए, एक लंबा सफ़र आपका भी हो गया है राजनीति में, तो उस समय का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है और आपको वापस उस एरा में लेकर जाता है और आज भी उस बात पे आपको हंसी आ जाए? बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं बट जब यूथ होता है तो जेब में पैसे तो होते नहीं हैं, पर नेतागिरी करनी है। तो एक जगह है पोआई, ये शाहजहाँपुर जो है वहाँ एक इलाका है जहाँ पे वो एक कॉमेडी राजपाल जी हैं जो कॉमेडियन कॉमेडियन बॉलीवुड की। अच्छा। तो हमें वहाँ पे जाना था और मैं वहाँ पे रहा। तो एक हमारे जो जिनके घर में ठहरा मैं, उन्होंने बेचारे ने अपना बेस्ट मुझे प्रोवाइड किया। अब रजाई जो उन्होंने दी थी मुझे, वो रजाई में मैं या तो अपना मुंह ढक सकूं या फिर पैर ढक सकूं। और तो उन्होंने जो दिया था बेचारा, उसमें हम पूरी रात निकाली। और सुबह जब मैं उठा तो उन्होंने बोला जी मैं खाना तब खाता हूँ जब नहा लूँ और मतलब आई एम रेडी लाइक दैट। तो मैं जब नहाने के लिए, उन्होंने बोला कि आप ये यहाँ पे नहाइए, वहाँ पे बाहर हैंडपम्प लगा हुआ है। अब हमारे को पहाड़ में आदत होती है गर्म पानी से नहाने की। वहाँ पे मैं देखूँ, बोला यार यहाँ पे तो लोग भी चल रहे हैं और हैंडपम्प मारो और फिर नहाओ। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ ये एक मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा भी लगा था, पर जहाँ जहाँ जैसा देश वैसा भेष। तो वहाँ पे समझा कि नहीं, इस तरह से हमें रहना भी है और अपने लोगों में घुल मिलकर। वहाँ से जो मुझे फीडबैक के लिए भेजा गया था वो फीडबैक लेके मैं वापस आया। तो ये एक स्टोरी है। और जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो पैसे नहीं थे। तो जैसे ही ट्रेन में बैठा, अब लोग कुछ खा रहे हैं और मेरा मन करे मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है। अब पैसे है नहीं, जेब में पैसे नहीं हैं। तो मैं मोबाइल में मेरी बैटरी लास्ट मोमेंट पे थी, तो मैंने कॉल किया। अविनाश भाई होते थे हमारे बघाट बैंक के, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैं भैया पैसे डाल देना मेरे SBI अकाउंट में। उस टाइम बघाट बैंक के पास ATM नहीं होते थे। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया मेरा पैसा। अब डाला है कि नहीं डाला ये मुझे मालूम नहीं है, जब तक स्टेशन नहीं आएगा आई हैव नो मनी। तो वो इंसिडेंट मुझे बड़ा याद रहता है। तो कई चीज़ें हैं ऐसी। यूपी में हमने काम किया है पार्टी के लिए, तो आलू के गोडाउन में सोया हूँ और हमारे जो बिहार के लोग हैं बेचारे, उनसे कंबल लेके। तो ऐसे बड़ा संघर्ष जो होता है, तो कई चीज़ें हैं इसमें। स्पीति का भी इंचार्ज रहा हूँ मैं। जब यूथ कांग्रेस में था तो CM साहब ने मुझे लाहौल स्पीति का इंचार्ज बनाया था, तो मैं पूरा बस से ट्रैवल किया है।
तो कई चीज़ें हैं उसमें भी, वो जर्नी एक अलग है, वो कहानियाँ बहुत हैं। अच्छा, कहानियाँ बहुत है, किस्से बहुत कि आपने जो ये किस्से सुनाए इसमें आप आम जनता तक पहुँचे, हर तरह के, आप बिहार गए, स्पीति गए या शाहजहाँपुर जहाँ की आपने बात की वहाँ पहुँचे। जब आप लोगों के बीच जाते हैं और एक नेता के तौर पे जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं आप उन लोगों से? मुझे लगता है ये जो जो ये खाई बनाई है नेता और आम जनता, मुझे लगता है ये करेक्ट नहीं है। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि एक डिफाइन हो नेता और आम जनता। आदमी आदमी तो आदमी है, तो वो उतना ही सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये डिफाइन करना ठीक नहीं है, मेरे मेरे सिस्टम में तो नहीं है। एक युवा जो नेता है उसका क्या विचार है आज की जो राजनीति है, क्योंकि 18 साल एक लंबा सफ़र है। 18 साल पहले की जो राजनीति थी और आज जिस तरह से राजनीति में बदलाव आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बहुत अर्ली मुझे ब्रेक मिला, और क्योंकि मैं क्लियरली फोकस था कि मुझे पॉलिटिक्स में अपने लोगों की सेवा करनी है, और ये मुझे क्लैरिटी थी। चाहे मैं बचपन से ही ये देखता आ रहा था, और मेरे मन में हमेशा एक भावना थी कि मैं अपने लोगों के लिए कैसे काम कर पाऊँ। आज जो सेल्फ एक तरह से कहेंगे कि अपने आप को ही प्रोजेक्शन करके, और अदर देन द बेसिक जो काम है, आपका बेसिक टारगेट है, उससे बहुत डिविएट हुआ है सिस्टम। ताम झाम चाहिए, पोस्टर चाहिए बड़े बड़े, और ये जो मैं समझता हूँ ये फालतू खर्चे हैं। और हिमाचल की राजनीति को ये भाता भी नहीं था। पहले बड़ा सिंपल होता था, काम भी बड़े बड़े होते थे। ऐसा नहीं है कि काम बहुत बड़ा है तो उसके लिए बड़ा फंक्शन होगा। बड़े साधारण तरीके से और बड़े ऑर्डिनरी तरीके से मैंने अपने पिताजी के समय में भी देखा है, और ख़ुद भी मैंने पाया है कि हम ऑटो से भी जाते थे, ट्रेन से भी जा रहे हैं, सभी तरीके से जा रहे हैं। अब आजकल ताम झाम बहुत हो गया है, और मैं समझता हूँ ये जो इस तरह का मनी का जो वेस्टेज है वो मुझे लगता है वो गलत है। कि आप इतनी सारी टोपियाँ देते हैं, इतनी सारी शॉल देते हैं, और इतने बड़े मोमेंटोज देते हैं, इतना सम्मान दिया गया है, पर मैं समझता हूँ इसको हमें इन खर्चों को ख़त्म करके लोगों पे लगा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर बात करें जो चुनाव के दौरान जिस तरह से बड़े बड़े वादे घोषणाएं की जाती हैं, इनको लेकर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि वादे तो कर लेते हैं जब इलेक्शन से पहले जनता के बीच जो नेता है वो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पलट कर नहीं देखते हैं। देखिए, ये बहुत गहरी बात है। जो नेता इस तरह की चीज़ें करते हैं वो लोगों में जाने लायक रहते ही नहीं। तो एक कमिटमेंट की जो वैल्यू है वो हर आदमी को, मैं समझता हूँ हिमाचल में तो ये कवायद रही है। जो अपनी कमिटमेंट के ऊपर नहीं उतरा है वो मुझे लगता है दूसरी बार नहीं आता है। तो ये सेल्फ एक तरह से एनालिसिस अपना करना चाहिए आदमी को, कि वही बात की जाए जिसमें सच्चाई हो। और ये चीज़ें कई जगहों पे अब मैं देख रहा हूँ कि डेस्परेशन में आदमी कुछ भी बोल देता है कि ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। कई बार बुरा लगता है कि आप मना करो, पर एक तरीके से अगर इम्पॉसिबल चीज़ को आप हाँ करेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की भूमिका को आप राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया बहुत मतलब मैं समझता हूँ बहुत स्प्रेड आउट हो गया है, और बहुत रिएक्टिव है। और हम मेरे जैसे इमोशनल आदमी तो रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो कई बार अच्छा सुनने को मिलता है तो वो अच्छा लगता है, अगर कोई बुरा लिख दे तो उससे बहुत दुख होता है। ये सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, ये नेचुरली इसमें यंगस्टर्स तो आगे बढ़ ही रहे हैं। इसमें रीजनिंग बहुत ज़रूरी है कि हम जो लिख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। हम एक तरह से एक आदमी के सामने आप मैं देखता हूँ कि अलग अलग तरह की जो थॉट प्रोसेसेस है वो बड़ी इजीली आप तक पहुँच रही है। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो आप तक रीच कर पा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक मैंने पाई सोशल मीडिया में कि एक हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो उनका बेटा पोता था, वो बोलता है कि एमएलए मेरा दोस्त है। तो वो बोले तुम कैसे जानते हो? बोले वो मेरे साथ ऑनलाइन बात होती है उनसे मेरी।
तो ये भी एक हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम बिल्कुल कि जुड़ेंगे नेताओं से नेताओं से डायरेक्ट। बात कर पाएंगे या कोई इश्यूज उनके पास रेज कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिवली लेने वाली बात भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है, बट इसको किस तरह से पॉजिटिवली आगे ले जाया जाए ताकि इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपके इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो। छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। अदरवाइज़ अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो इलाके में बहुत डेवलपमेंट हो सकती है और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी मैं मानता हूँ। आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं और कई बार जब आप अपना सोशल मीडिया देखते हैं तो हर्ट भी होते हैं। ऐसा कोई किस्सा आपके पास है जो जिसमें आपको लगा हो कि यार ये नहीं, तो कई बहुत चीज़ें गलत हो हुआ? जाती हैं, आई थिंक यू शुड जस्ट टेक इट इन द स्ट्राइड। जो हो गया वो निकलो, जो बीत गई वो बात गई। छोड़ दो, बस उसके वहीं पे छोड़ दो। एंड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोशल मीडिया लास्ट करता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जो थॉट प्रोसेस है वो विद इन 3 days इट्स फॉरगॉटन। जो चीज़ बहुत बड़ी प्राइम बनी हुई थी वो तीसरे दिन में ख़त्म हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग। मैं देख रहा हूँ बच्चे रील बनाते हैं एंड देन दे गो इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। तो ओवर यूजेज ऑल्सो इज़ अ प्रॉब्लम। एक युवा नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि राजनीति में क्या बदलाव आप समझते हैं कि आने चाहिए जो एसेंशियल है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें एक प्रोसेस में जो हमें लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस से निकल कर आते हैं। तो मैंने देखा है कि बाहर के विदेशों में अगर जो पॉलिटिकली जो इंक्लाइंड होते हैं या पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको एक बड़ा सिस्टमाइज तरीके से चलाया जाता है और वो सिस्टम ज़मीनी स्तर पे देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो टारगेट हो जाते हैं मिस रूल का। और उसमें होता क्या है कि जैसे एक पॉलिटिशियन है उसको सिर्फ अटैक इसलिए किया जाता है कि काम नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, देयर इज ब्यूरोक्रेसी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसके लिए कोई आंसरेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्हें एडवांटेज देने के लिए उनके साथ इंटेलेक्चुअल लोगों को कनेक्ट करना और एक बढ़िया सिस्टम, रिसर्च वर्कर्स उनके साथ ऐड करना, इस तरह की चीज़ों को ऐड करने से मैं समझता हूँ देश की उन्नति होगी। और उनको ये भी मैं देखता हूँ कि कई बार टारगेट होने के नाते नेता पीछे हट जाते हैं। तो उन्हें एडवांटेज देने की उनकी जो बेस्ट कैपेबिलिटी है वो ह्यूमन रिसोर्स को डील करने की है और उनके पास जो इश्यूज़ आते हैं या इश्यूज़ उठाए जाते हैं उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंस जाता है। तो मैं कई बार ये पाता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको उनको अलाइन करके उससे काम लेना बड़ा टफ होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं हमारे एक साथी भी हैं झंडूता से, वो पहले अधिकारी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने बोला कि आपको अब पता चला कि आप लोग कैसे काम करते थे जब आप खुद ब्यूरोक्रेट थे। तो ये फ्रस्ट्रेशन होती है एक नेता में कि जो वो काम कह रहा है वो ज़मीनी स्तर से आता है, तो उसकी जो कंप्लायंस है उसमें कमियां होती हैं। और कमियां कहाँ होती है ये मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी, बुरा मत मानिएगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं कि सियासत जो है वो रंग बदलती है और वो हमने देखा हिमाचल की राजनीति में बीते दिनों जिस तरह का राजनीतिक जो प्रकरण हुआ है उससे पूरे हिमाचल की जनता, देश की जनता वाकिफ़ है। उसको आप कैसे देखते हैं जो कुछ हुआ, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग्स हुई, इस्तीफे जो है वो विधायकों ने दिए, इस तमाम प्रकरण को कैसे देखता है एक युवा नेता? उनकी थॉट प्रोसेस में वो रहा कि उन्होंने छोड़ना है, तो मुझे लगता है दगा देना गलत हुआ। अगर आपने छोड़ना है तो छोड़ो आप आराम से, इतने दिनों होटलों में जाने के रहने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में आपको कोई नहीं बोल रहा था कि आपके जीवन के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई हुई थी। ये कोई यूपी बिहार नहीं है। यहाँ पे जो संस्कृति है वो लोगों को आप मैं समझता हूँ कि जो जनता है वो उसका जवाब खुद देती है। आप अच्छा काम करेंगे तो आप खुद जाएंगे, आगे जाएंगे। पर अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हैं और उसके साथ आप दगा करते हैं, मैं समझता हूँ
वो इनकरेक्ट है, वो हिमाचल की इमेज को ख़राब करता है। आपने कोई भी निर्णय लेना है, आप बिल्कुल सामने आके लड़ें, आप रिज़ाइन करें और फिर आप चुनाव में आएँ। पर जब तक आपको जनता ने जिस चिन्ह से आप आए हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, कोई भी है, आपका मन में ये था कि मुझे मंत्री बनना है, दूसरी जगह जाके आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो ये आपके मन की आपकी एक एम्बिशन हो सकती है, बट इतना ओवर एम्बिशन, हिमाचल की साख आपने नीचे, नाक जो है पूरी नीचे कर दी। मैं समझता हूँ हिमाचल के लोग सच्चे होते हैं और गॉड फियरिंग तो होते ही हैं, पर एक ऑनेस्टी के ऊपर, हिमाचली के ऊपर कभी भी इस तरह का दाग नहीं लगा है और मुझे अफसोस है इस बात का कि इस तरह की बात हुई। कहते हैं कि साक्षर वही है जो जागरूक है। जागरूकता का स्तर आप मतदाताओं में कैसे पाते हैं, क्योंकि आप भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं एक एमएलए के तौर पे? कि हमारे जो वोटर होते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत जस्टिस करते हैं। मैं 2 चुनाव हारा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कमियाँ मुझ में ही होगी कि मैं 2 चुनाव नहीं जीत पाया, और जब तीसरा चुनाव जिताया तो 7,000 वोट तक मुझे जिताया, और हिमाचल के लिए इतना बड़ा मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और वोटर्स बहुत, मैं समझता हूँ भगवान का रूप वोटर होता है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो इश्यूज़ होते हैं, वो उसी समय बोल पाते हैं जब चुनाव होते हैं, और वो अपनी मन की भड़ास बोलेंगे या जो उनके साथ अच्छा हुआ है उसके बारे में भी वो बोलते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। एंड आई रियली बिलीव कि जो आपका वोटर होता है वो भगवान का रूप होता है। दल बदल की राजनीति के बारे में आपका क्या सोचना है? मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी जब एक लाइन को चूज़ करता है तो उसमें एक सेंस होती है जिसमें वो डेवलपमेंट देखता है, और डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर होती है, और एक विचारधारा जो होती है वो एक, उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर पाता है अपने जीवन में, अपने वर्क, अपने कार्यशैली में। तो ये एक इंडिविजुअल की बात है, और मेरे जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं पॉलिटिक्स से साइड में हो जाऊंगा, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, और टू चेंज इनटू अ डिफरेंट सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और आदमी का जो बेसिक चीज़ होती है कि एक चूज़ करते हैं आप अपने ऊपर कि मुझे ये काम करने हैं, और इस तरह की विचारधारा में मेरा विश्वास है, और मैं उसके ऊपर एक आदमी जो लीडर होता है वो कभी भी अगर स्टैंड लेता है, उस स्टैंड से अगर वो विड्रॉ करता है, तो आई थिंक उनकी जजमेंट के ऊपर उनके जो वर्कर्स हैं वो डाउट करने लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एक शिफ्टिंग एक तरीका है, पर कई लोग इसमें बड़े सक्सेसफुल भी हैं। एक युवा जो राजनीति में आना चाहता है, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? जो भी यूथ पॉलिटिक्स में आता है, उस यूथ के लिए जो ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी जो अपने इलाके के प्रति होती है, अपने सराउंडिंग के प्रति होती है, जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे, चाहे एक पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़े, तो मैं समझता हूँ अपने इलाके की डेवलपमेंट का एक भागीदारी बनते हैं। और एक प्रोग्रेसिव यूथ जो होता है वो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम में आकर जो स्थिति होती है उसको बेहतर करता है। मैं समझता हूँ कि एक प्रोएक्टिव यूथ अपने इलाके की शान बनता है। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आप ही भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, लोकतंत्र के इस महाउत्सव में आप सभी मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, नेशन फर्स्ट की अवधारणा के साथ वोट करें। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।